लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। वोटिंग का आंकड़ा जहां पश्चिम बंगाल में 80% पार कर गया, तो बिहार में सबसे कम मतदान हुआ। यूपी में भी पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई। इस वोटिंग ट्रेंड से क्या एनडीए को फायदा होगा या फिर इंडिया गठबंधन दम दिखाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। सात चरणों में हो रहे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का जज्बा गजब का दिखा। मैदान हो या रेगिस्तान, पहाड़ हो या समंदर का किनारा, पूरा देश एक रंग में रंगा दिखा। रंग चुनाव का था और जिम्मेदारी मतदान की थी। शाम होते होते जनता ने 1625 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी। पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 62% मतदान हुए। पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुए थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुँचे। सबकी दिलचस्पी पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी पर थी। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर करीब 78% वोट पड़े, जबकि पिछली बार वहां 84.8% वोट पड़े थे। बिहार की 4 सीटों पर सिर्फ 48.50% वोटिंग हुई, जो पिछली बार की 53.6% से कम है। सबकी यूपी पर निगाहें थीं और 8 सीटों पर करीब 58.49% वोटिंग हुई, जो पिछली बार के 66.6% के मुकाबले काफी कम है। अब सवाल है कि कम वोटिंग का मतलब क्या है। कम वोटिंग होने का मतलब चुनावी विशेषज्ञ निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पहले चरण के मतदान के बाद पोस्ट किया और कहा कि पहला चरण बढ़िया प्रतिक्रिया, वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। पीएम ने कुछ राज्यों में कम वोटिंग को भी एनडीए के पक्ष में बताया है और ऐसा कई चुनावों में देखने को भी मिला है कि कम वोटिंग से सत्ता पक्ष को फायदा मिला है, लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कम वोटिंग अपने लिए फायदेमंद मान रही है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कम वोटिंग अपने लिए फायदेमंद मान रही है। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव की दलीलों को खारिज कर रही है। उनका दावा है कि यूपी समेत पूरे देश बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारा एजेंडा है, हमारे सरकारों का काम है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन 4 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रथम चरण के मतदान से पार्टी के पास जो फीडबैक आया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एकजुट होती हुई नजर आ रही है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां कतारें लंबी लंबी देखने को मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा आया है वो सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले चरण में सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई है, जिसको लेकर एनडीए और महागठबंधन के अपने अपने दावे हैं। लालू जी ने कौन अच्छा काम कर दिया जो वोट जुटेंगे? कुछ नहीं होना है। एकदम लोकतंत्र मोदी जी के साथ है। बिहार का एक एक वोट मोदी जी को जाने वाला है। चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीतना। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में महज 3 सीटों पर वोटिंग हुई। वहां छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन वोटिंग के आंकड़े संतोषजनक हैं।
77% से ज्यादा मतदान मायने रखता है। हालांकि ये पिछली बार की तुलना में कम है, लेकिन सियासी दलों का जोश हाई है। 400 के पार की हम बात करते हैं तो वो उससे भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा संकेत है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह यही फीडबैक है। बहरहाल पहले दौर की वोटिंग के साथ ही देश भर की करीब 19% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। इधर राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले वहां चुनावी सभाओं का दौर जारी है। पाली में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितनी गर्मी का ग्राफ ऊपर जाएगा, उतनी ही बीजेपी की सीटों का ग्राफ भी बढ़ेगा। पहले चरण की वोटिंग भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। अगले चरण के मतदान के लिए प्रचार धुआंधार जारी है। पहले चरण में सीटों के हिसाब से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। राज्य की कुल 25 सीटों में से पहले चरण में जहां 12 सीटों पर वोटिंग हुई, तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वहां 13 सीटों पर वोटिंग होगी। लिहाजा वहां प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन पहले चरण में हुए मतदान ने चौंका दिया है। पहले चरण में राजस्थान में 56.58% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार वहां करीब 64% मतदान हुआ था। यानी कि इस बार करीब 7% कम मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी का जोश हाई है। पिछली बार बीजेपी ने एक सहयोगी दल के साथ सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कम मतदान होने के बावजूद वहां का सियासी पारा गर्म है। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ाई बीजेपी के स्टार प्रचारक और अमित शाह ने, जो पाली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और दावा किया कि मतदान प्रतिशत में कमी का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि बीजेपी इस बार भी यहां परचम लहराएगी। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखा, राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। और 500 साल के बाद हमारे रामलल्ला ने अपना बर्थडे नए मंदिर में बनाने का काम किया। अमित शाह ने राम मंदिर से लेकर आरक्षण तक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये आरोप लगाकर और तपिश बढ़ा दी कि कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान में कश्मीर का मुद्दा उठाना रास नहीं आ रहा है। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो, देश प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है।
अमित शाह राजस्थान में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर शोर से चला रहे हैं। आज भी उनकी 2 सभाएं होनी हैं। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा के शक्करपुर में जनसभा होगी तो दोपहर 12:30 बजे कोटा के सीएडी ग्राउंड में उनकी रैली होगी। यानी कुल मिलाकर दूसरे दौर के प्रचार के तहत राजस्थान की सियासी तपिश और बढ़ने जा रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सुर्खियों में हैं। चुनावी मंच से वो पहले भी हैरान करने वाली बातें कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। एक चुनावी सभा में वो सियासत की बात कहते कहते खगोलीय वैज्ञानिक की भूमिका में आ गए और भविष्यवाणी कर दी कि 100 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी और इसका जिम्मेदार हर हाथ में पहुंच चुका मोबाइल फोन होगा। जी माननीय नीतीश कुमार जी का स्वागत करें। मैदान चुनाव प्रचार का था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका कैमरपुर पहुंचे थे। मंच से तेजस्वी यादव पर धुआंधार हमला बोलने के बाद पहले क्या हाल था जी? सीएम नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ऐसा करते करते उन्होंने 100 साल में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर डाली। 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है, हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है। क्या अभी तो आप जीवित रहिएगा? 100 साल के अंदर को होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा और सब मर जाएगा। नीतीश ने यह भी कहा कि उन्हें मोबाइल की वजह से दुनिया खत्म होने की बात पहली बार 2019 में पता चली। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना, हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते हैं, पहले नहीं देखते थे। हम आजकल एकदम जानते हैं, हम भी पहले करते रहते थे, दिल्ली में तो तब से देखते थे। 2019 में ये मालूम हुआ कि अब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। नीतीश का दावा था कि तेजस्वी यादव रोजगार से लेकर दूसरे फैसलों का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि काम तेजस्वी की नहीं उनकी सरकार में उनकी अगुवाई में हुआ। इससे पहले सीएम नीतीश इस बात को लेकर कुफ्त जाहिर कर रहे थे कि सरकार की उपलब्धियों की बार बार याद दिलाने के बावजूद लोग इसे कम याद रखते हैं। इसकी वजह उन्होंने मोबाइल को बताया था। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अब चलाता है तो यादें नहीं रखता। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना, हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते हैं। लेकिन उपलब्धियां गिनाते गिनाते नीतीश ने जिस तरह 100 साल में धरती के खत्म होने वाली भविष्यवाणी की, उसने सबको हैरान कर दिया। 100 साल के अंदर तब तक इसको होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा और सब मर जाएगा। 16 अप्रैल को पूर्णिया और गया में एनडीए की रैली में नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर नहीं आए थे। तभी से उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अब जब बांका में उन्होंने प्रचार किया तो विरोधियों को फिर एक नया मुद्दा थमा गए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज बांका में जो बातें कह रहे थे ये समझ से परे है। जो बातें कही है वो सही है या गलत है ये बीजेपी वाले बताएं और जेडीयू के लोग बताएं। बीजेपी में जा करके वो गड़बड़ा गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के हैरान करने वाले बयान सियासी गलियारे की सुर्खियां बने हों। मुंबई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक एक कैब पहुंच गई। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई। ये कैब किसने बुक की और उसकी मंशा क्या थी, बिल्कुल। मुंबई में एक बार फिर तब सनसनी फैल गई जब अभिनेता सलमान खान के घर के सामने एक कैब रुकी। ये कैब सलमान, उनके परिवार या सहयोगियों के लिए नहीं, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिक करने के लिए पहुंची थी। ये कैब वहीं पहुंची थी जहां 14 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर आए 2 हमलावरों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी।
और मौके से भाग निकले थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 16 अप्रैल को गुजरात के भुज से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सलमान के घर हुई फायरिंग के बाद उनकी और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान के घर जाकर मुलाकात की और उन्हें पूरा सुरक्षा देने का भरोसा दिया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद उसमें सेंध लगने से मुंबई पुलिस की नींद उड़ गई। खबरों के मुताबिक सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक कैब आकर रुकी। कैब ड्राइवर ने वहां वॉचमैन से बातचीत की। ड्राइवर ने बताया कि कैब लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बुक की गई थी। कैब गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा पुलिस स्टेशन तक के लिए बुक कराई गई थी। कैब ड्राइवर की बात सुनकर वॉचमैन के होश उड़ गए। उसने तुरंत इसकी जानकारी बांद्रा पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद बांद्रा पुलिस ने ओला ड्राइवर से पूछताछ की। पूछताछ में ऑनलाइन कैब बुकिंग करने वाले की जानकारी मिली तो पुलिस भी चौंक गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान के घर के बाहर कैब पहुंचने से पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। ये वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जो लगातार सलमान खान के खिलाफ जहर उगल रहा है और जान से मारने की धमकी देता रहा है। लिहाजा लॉरेंस के नाम पर कैब बुकिंग की बात सामने आई तो मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई और कैब ड्राइवर से शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई उसके मुताबिक कैब की बुकिंग ऑनलाइन की गई थी। कैब की बुकिंग लॉरेंस बिश्नोई के नाम की गई थी। गाजियाबाद के एक 20 साल के लड़के ने कैब की बुकिंग की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स ने मजाक के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी खुद को सलमान का बड़ा फैन बता रहा है। उसने कहा कि सलमान खान के घर फायरिंग की खबरें देखकर उसने लॉरेंस के नाम से कैब बुक कर प्रैंक किया था। मुंबई पुलिस की टीम गाजियाबाद से गिरफ्तार आरोपी को लेकर मुंबई पहुंची, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सलमान खान के घर फायरिंग के बाद सुरक्षा पहले से ही कड़ी है और कैब पहुंचने की घटना के बाद पुलिस और चौकन्ना हो गई है।